इकोनॉमिक्स, व्यवसायिक अर्थशास्त्र, बीकॉम पार्ट फर्स्ट। आपको मैंने बताया था मांग का नियम क्या होता है। मांग विश्लेषण के अंतर्गत मांग एवं मांग का नियम। मांग का नियम रेगुलर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके मांग के नियम के प्रकार मैंने आपको बताए हैं। मांग का नियम क्यों लागू होता है, मांग के नियम के अपवाद क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग का नियम कहते हैं। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा कम हो जाती है, और किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। ये बताया था मैंने आपको कि मांग का नियम मूल्य से प्रभावित होता है। मूल्य एक स्वतंत्र चर है और मांग एक आश्रित चर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मांग के निर्धारक तत्व अथवा मांग की निर्धारक तत्व अथवा मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। देखिए, एक वस्तु की मांग अनेक तत्वों से प्रभावित होती है, जैसे किसी वस्तु का स्वयं का मूल्य, पूरक वस्तुओं का मूल्य, क्रेता की आय तथा स्वयं का स्वभाव। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कार, धुलाई मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि की मांग अलग है। गैर टिकाऊ वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, साबुन आदि की मांग की तुलना में अलग प्रकार के तत्वों से प्रभावित होती है। तो सामान्यतः हम बात करते हैं कि मांग के निर्धारक तत्व अथवा मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। पहली बात है उपभोक्ताओं की संख्या। वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उपभोक्ताओं की संख्या। वस्तु के क्रेताओं की संख्या अधिक होती है तो उस वस्तु की मांग अधिक होती है। क्रेताओं की संख्या अगर अधिक होगी तो नेचुरल सी बात है कि उस वस्तु की मांग अधिक होगी, तथा वस्तु के क्रेताओं की संख्या कम होने पर उसकी मांग कम होती है। आय स्तर दूसरा पॉइंट है, आय का स्तर। वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय स्तर के ऊपर भी निर्भर करती है। वस्तु की कीमतें स्थिर रहने पर, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्यतः वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी, अगर उसकी आमदनी ज्यादा हो गई तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। परंतु यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर निकृष्ट वस्तु है या गिफिन वस्तु है तो उनकी मांग घट जाती है। मतलब उपभोक्ता की आय बढ़ने के बावजूद जो घटिया वस्तुएं है, गैर टिकाऊ वस्तुएं या गिफिन वस्तुएं हैं, उनकी मांग घट जाती है। और क्यों घट जाती है? क्योंकि निकृष्ट वस्तुओं के स्थान पर उपभोक्ता अच्छी वस्तुएं क्रय करना प्रारंभ कर जाता है। और अगर उपभोक्ता की आय घट जाती है तो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा भी घट जाएगी, परंतु यहाँ पर निकृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। अगली बात है स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं की उपलब्धि एवं उनके मूल्य। जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तब वस्तु की मांग कम होती है। इसी तरह स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर मांग बढ़ती है तथा मूल्य घटने पर घट जाती है। उदाहरण के लिए ले लीजिए आप चाय व कॉफी की, मैं कई बार बात करता हूँ, वापस बात कर लेते हैं। चाय व कॉफी दोनों उपलब्ध होने पर चाय की मांग कम रहती है। कॉफी के मूल्य कम होने पर चाय की मांग बढ़ जाएगी। कॉफी के मूल्य कम होने पर चाय की मांग घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। अगर कॉफी के मूल्य कम हो गए तो चाय की मांग घट जाएगी तथा मूल्य बढ़ने पर बढ़ जाती है। पूरक वस्तुओं की उपलब्धि पर मांग बढ़ती है तथा इसके मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। उदाहरण के लिए यदि पेट्रोल सरलता पूर्वक मिलने लगता है तो कारों की मांग बढ़ जाएगी, और पेट्रोल के मूल्य अगर बढ़ जाते हैं तो कारों की मांग घट जाएगी। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया कि पूरक वस्तुओं में आपस में एक दूसरे के अंदर कौन से पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं। अगली बात, समाज में धन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। देश में धन का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। धन का अत्यधिक असमान वितरण होने पर एक तरफ अत्यधिक धनी व्यक्ति द्वारा विलासिता की वस्तुओं की अधिक मांग की जाती है तथा दूसरी ओर समाज का बहुत बड़ा भाग जीवन की अत्यधिक अनिवार्य वस्तुओं की मांग करता है। सरकार वितरण की विषमता दूर करती है तो समाज में विलासिता की वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और अनिवार्य एवं आरामदायक वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। तो अगर ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा पैसा होने पर डेफिनेटली बात है कि विलासितादायक वस्तु की मांग अधिक की जाएगी। अगर गरीब आदमी है तो केवल अनिवार्य वस्तु की मांग करेगा।
अगली बात करते हैं उपभोक्ता की रुचि, पसंद एवं फैशन। एक वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि, पसंद एवं फैशन से ही प्रभावित होती है। जो वस्तु उपभोक्ता की रुचि, पसंद एवं फैशन के अनुकूल होती है, तो उसकी मांग अधिक हो जाती है और उसकी मांग बढ़ जाती है। और यदि वो वस्तु फैशन के अनुकूल नहीं है, तो उसकी मांग कम हो जाएगी और घटती ही चली जाएगी। इसी तरह जिन वस्तुओं के प्रति उपभोक्ता की अरुचि पैदा हो जाती है, वो बाजार से मांग कम हो जाती है। देखिए अलग अलग बातें थी। आप देखिए अभी जो आप कभी पहले किसी जमाने के अंदर बड़ी मोरी की पैंटें बहुत पसंद की जाती थी, फिर छोटे मोरी की हुई, फिर सामान्य मोरी की हुई। अलग अलग रिवाज, अलग अलग स्टाइल्स चलती रही है। फैशंस अलग अलग चलता रहा है। कभी किसी तरह के सूट्स आते हैं, कभी किस तरह के सूट्स आते हैं, कभी किस तरह की साड़ी आती है उपभोक्ता के लिए, कभी किस तरह की साड़ी आती है उपभोक्ता के लिए। देखिए अभी बीच में एक आपने देखा होगा कि रुचि फैशन की मैं बात कर रहा हूँ, कभी अनारकली सूट्स आता है तो एकदम बाजार से बाहर हो जाता है, तो वो जितने भी स्टोर थे सब बंद पड़े रहते हैं। तो रुचि के हिसाब होगी तो उपभोक्ता की मांग बढ़ जाती है। बीच में एक आपने देखा होगा ना, अलग अलग तरीके, कभी किस तरह की डिमांड्स हो जाती है किसी चीज की, आप देखिए कपड़ों के अंदर, है ना, उस तरह की बात है। अगली बात करते हैं भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना। उपभोक्ता की किसी वस्तु के मूल्य में भविष्य में किस प्रकार की परिवर्तन की संभावना है, ये तथ्य वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। यदि निकट भविष्य में वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है, तो वस्तु की मांग बढ़ती है। और निकट भविष्य में वस्तु के मूल्य घटने की संभावना है, तो उसकी मांग घट जाएगी। सीधी सी बात है, अगर महंगी होने वाली वस्तु है तो अभी तुरंत उसकी मांग बढ़ जाएगी। अगर सस्ती होगी तो आदमी अभी क्यों खरीदेगा महंगी वस्तु, बाद में वस्तु खरीदेगा। तो भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना होती है, उसके हिसाब से ही वस्तु की मांग बढ़ती और घटती है। जलवायु तथा मौसम। विभिन्न वस्तुओं की मांग विभिन्न मौसमों में की जाती है। उदाहरण के तौर पर गर्मी के मौसम में बिजली के पंखों की मांग की जाती है, बर्फ शरबत आदि की मांग बढ़ जाती है। और जाड़ों के अंदर इन वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। सर्दी है, अभी कोई खाता है बर्फ, नहीं खाता ना, अभी कोई शरबत पीता नहीं पीता ना, अभी क्या गर्म चीजों की डिमांड होती है। तो सर्दी के अंदर क्या होगी, गर्म कपड़ों की डिमांड होगी, चाय की डिमांड होगी, अत्यधिक हो जाती है। और गर्मी में इनकी मांग बहुत कम हो जाती है। तो जलवायु और मौसम भी मांग को प्रभावित करते हैं। अगली बात करते हैं व्यापार की दशा। जब देश में उद्योग एवं व्यापार तेजी की अवस्था में होते हैं, तब अधिकांश वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है। और मंदी के समय होते हैं तो अधिकांश वस्तुओं की मांग घट जाती है। तेजी के समय उपभोक्ता अधिक उच्च मूल्यों से बचने के लिए बढ़े हुए मूल्य पर भी अधिक क्रय करता है, जबकि मंदी के समय मूल्यों में और अधिक कमी आएगी, इस आशा से वो क्रय नहीं करता है। अगली बात करते हैं अपन विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। उपभोक्ताओं को जब प्रभावी विज्ञापन द्वारा वस्तुओं की उपयोगिता की जानकारी दी जाती है, देखिए विज्ञापन का बहुत प्रभाव होता है। जब उपभोक्ता को विज्ञापन के बारे में अच्छे अच्छे चीजों से आपको प्रभावित करता है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है, स्वयं प्रेरित हो जाती है। फेयर एंड लवली का विज्ञापन देखिए आप, कितना विज्ञापन आता है, उसके हिसाब से फेयर एंड लवली की मांग हमेशा डिमांड रहती है ना। और अगर उसकी विज्ञापन नहीं है तो उसकी मांग कम हो जाएगी। उपभोक्ता साख की उपलब्धि। उपभोक्ता साख की मात्रा में वृद्धि होने पर उपभोक्ताओं की वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। और उपभोक्ता साख में कमी है तो वस्तु की मांग घट जाएगी। सस्ती उपभोक्ता साख की उपलब्धि से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। सरकारी प्रतिबंध। जब सरकार द्वारा वस्तु के उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है, सरकार प्रतिबंध लगाती है, तो डेफिनेट सी बात है उन वस्तुओं की मांग घट जाएगी। और अगर सरकार उन वस्तुओं पर प्रतिबंध हटा लेती है तो उनकी वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। जिस प्रकार मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर वाइन के ऊपर सरकार प्रतिबंध लगाती है तो वाइन की डिमांड और कम होती चली जाएगी। अगर वाइन सस्ती कर देती है तो लोग बाग ज्यादा वाइन पीना स्टार्ट कर देंगे। वस्तु की किस्म में सुधार। जब उत्पादक द्वारा वस्तु की किस्म में सुधार करता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और किस्म में गिरावट करता है तो उसकी मांग घट जाती है। अगली बात करते हैं मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। जब देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ गई देश के अंदर, मतलब पैसे ज्यादा आ रहे हैं आपके पास, तो ज्यादा नेचुरल सी बात है आप ज्यादा वस्तु खरीदेंगे। और अगर मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है तो आप मांग वस्तु की कम करने लगेंगे। जनसंख्या में परिवर्तन। यदि किसी देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो नेचुरल सी बात है क्या होगा, मांग बढ़ जाएगी। और अगर उस देश में जनसंख्या स्थिर है या जनसंख्या कम हो रही है तो उसकी मांग कम हो जाएगी। मैं आपको धन्यवाद दूं, उससे पहले मैं एक दो चीज और बताना चाहता हूं आपको। देखिए व्युत्पन्न मांग अथवा
संग्रहित मांग या सम्मिश्रण मांग की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट डिमांड, व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। व्युत्पन्न मांग का अभिप्राय ऐसी मांग से होता है जो किसी अन्य वस्तु या सेवा कार्य को पूरा करने में सहायता करती है। व्युत्पन्न मांग का अभिप्राय ऐसी मांग से होता है जो किसी अन्य वस्तु या सेवा कार्य को पूरा करने में सहायता करती है। अर्थात एक वस्तु की मांग इसलिए की जाती है कि उसकी सहायता से अन्य किसी दूसरी वस्तु की मांग का उदय हो सके। उदाहरण के लिए मुद्रा की मांग, चूना, सीमेंट, ईंट, मजदूर। प्रथम मुद्रा की मांग से प्रत्यक्ष से कुछ प्राप्त नहीं होता, परंतु उसकी सहायता से अन्य वस्तुएं एवं सेवाओं को क्रय किया जा सकता है। ठीक है ना, मुद्रा से हम मुद्रा की मांग की जाएगी तो हम सब वस्तुओं को खरीद सकते हैं। द्वितीय बात कर रहे हैं हम, चूना, सीमेंट, ईंट, पत्थर, मजदूरी की मांग भी व्युत्पन्न मांग है, क्योंकि इन सब की सहायता से ही मकान बनाया जा सकता है। व्युत्पन्न मांग वस्तु की प्रत्यक्ष मांग न होकर अप्रत्यक्ष मांग होती है। सम्मिश्रण या संग्रहित मांग, कंपोजिट डिमांड। अनेक प्रतियोगी वस्तुओं के उपभोग व उपयोग होते हैं, तो ऐसी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा सुनिए। अनेक प्रतियोगी वस्तुओं के उपभोग व उपयोग होते हैं, तो ऐसे सभी उपभोग व उपयोगों के लिए वस्तु की मांग का योग निकाले तो ये संग्रहित या सम्मिश्रित मांग कहलाती है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए आप, मांग भूमि की मांग है, क्योंकि सम्मिश्रित मांग है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे उपयोग है। भूमि को हम कृषि काम कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, व्यवसायिक परिसर बना सकते हैं, सामुदायिक केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। तो भूमि की मांग हमेशा बनी रहेगी। तो भूमि की मांग कैसी है? सम्मिश्रित मांग है। देखिए पूरा चैप्टर मैंने आज आपको खत्म कर दिया है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो 2004 के अंदर आया था, मांग वक्र बाएं से दाएं को नीचे क्यों गिरता हुआ होता है, समझ रहे हैं? तो आपको ये मांग की परिभाषा देते हुए मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता है, इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण देना है। आपको मांग का नियम पूरी तरह से समझाना है, मांग का नियम क्यों लागू होता है, मांग का नियम क्या है, मांग के नियम की परिभाषा क्या है, ये सब आपको इसमें समझाना होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ 2010 और 2006 में क्वेश्चन आया था कि मांग के नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये नियम किन परिस्थितियों में क्रियाशील नहीं होता है, यानी मांग के नियम के अपवाद आपको यहाँ पर बताने हैं। मांग के नियम बताना है, उसका उदाहरण समझाना है आपको, और मांग के नियम के अपवाद आपको बताने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। धन्यवाद।